Hello, I welcome you in the lecture series of class 12 physics lectures. This is the third lecture. In the last two lectures, I have discussed the definition of electrical charge, and I told you that the electrical charge is the fundamental property. It is an intrinsic property which enables a body to produce electrical field and get affected by the electrical force. मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, जो उसे इस काबिल बनाता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके या इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो एक फोर्स महसूस कर सके, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. ठीक है. इन द सेकेंड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द यूनिट ऑफ चार्ज, द SI unit of charge, the CGS unit of charge, and I told you that the SI unit of charge is Coulomb and the CGS unit of charge is ESU, that means Franklin electrostatic unit. Okay, let's continue the third lecture, and the third lecture the properties of charge. So let's continue. So first property of charge is that it is a scalar, और ये आप जानते भी होंगे कि इट इज अ स्केलर. आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इसे, और आपने अगर पढ़ाई शुरू करती हुई होगी तो आप जानते होंगे क्लास 12th में भी कि इट इज अ स्केलर. स्केलर का मतलब यह है, स्केलर का मतलब यह है कि इसको डिफाइन करने के लिए, इसके डिस्क्रिप्शन के लिए केवल एक चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो काफ़ी है. सॉरी, केवल एक चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो एक चीज़ है केवल मैग्नीट्यूड. ओके, यू डोंट नीड एनी डायरेक्शन. ठीक है. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सेकेंड प्रॉपर्टी, इट कैन बी ट्रांसफर्ड. ये ट्रांसफर किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? तो एक चार्ज बॉडी है, सपोज दिस इज अ चार्ज बॉडी. ओके, इस पे चार्ज है, प्लस चार्ज है, सपोज कीजिए आप. गॉट इट. और ये एक अनचार्ज बॉडी है. ओके, अनचार्ज है मतलब क्या कि उसमें कोई चार्ज ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है. मतलब कि उसमें प्लस और माइनस दोनों हैं, इक्वल अमाउंट में है. तो सपोज कीजिए इसमें 4 प्लस है, 4 माइनस है. सो दिस इज अनचार्ज, दिस इज न्यूट्रल बॉडी. और जब इसको आप इसमें टच करेंगे, जब इसको आप टच कर देंगे इसमें, ओके, जब इसको शिफ्ट कर देंगे आप इसे, ठीक है, तो यह चार्ज इसमें शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस इसमें ज़्यादा है और इसमें ये न्यूट्रल है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा. ओके. अब आप सोच रहे होंगे शायद मैं गलत बोल रहा हूँ. यस, मैं गलत बोल रहा हूँ, बट जनरली हम लोग बोलते हैं ये शिफ्ट हो जाएगा. एक्चुअली मैं जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद कि ये चार्ज, प्लस चार्ज कभी शिफ्ट नहीं होता है. प्लस चार्ज कभी शिफ्ट नहीं होता है. जब भी चेंज होगा निगेटिव चार्ज होगा. उसको मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा आपसे अभी. दिस इज आवर एटम. ओके. और अगर बोर की थ्योरी को माने हम, बोर की थ्योरी को, उसके अनुसार मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में क्या होता है, थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ न्यूक्लियस को. इसमें प्रोटॉन्स होंगे, सपोज कीजिए 3 प्रोटॉन्स है, 3 न्यूट्रॉन्स है, और एक न्यूट्रल एटम है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. बोर के अनुसार ये कक्षा में चक्कर लगा रहे होंगे, डैट मीन्स ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहे होंगे. अगर बोर की थ्योरी को गलत, चूंकि वो गलत है, उसको माने तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, और वो जहाँ ज़्यादा पाए जाने की संभावना है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको. एनीवेज, तो जब भी कोई चार्ज, सपोज कीजिए कि ये पहले तो न्यूट्रल एटम है. ओके, दिस इज न्यूट्रल एटम. ठीक है. तो इस पर हम बोलेंगे कोई चार्ज नहीं है. क्यों? क्योंकि ये +3 -3 जीरो हो गया. मैंने बताया था कि इस पे प्रोटॉन पे चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. इसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं. ठीक है, थोड़ा समझने के लिए. इसको -1 यूनिट. ठीक है, इसको 1 यूनिट माना, तो ये 1 यूनिट माइनस लगा हुआ है, -1 यूनिट. ठीक है. तो इस पे 1 2 3 -3 यूनिट, 1 2 3 +3 यूनिट, और न्यूट्रॉन तो जीरो होता है, चार्ज और न्यूट्रॉन होता है जीरो. सो इन दिस वे 3 -3 +3 0, तो ये अनचार्ज बॉडी बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे. ठीक है. अब इसको चार्ज कैसे बनाएंगे? ठीक है. चार्ज का मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखने लगे. ठीक है. यहाँ प्रोटॉन में अलग लिख लेता हूँ इसको. 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है. मैं बस अभी न्यूक्लियस को भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए. एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन है. ठीक है. ये किसका एटम है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. तो लिथियम का एटम है. ठीक है.
तो इसमें लिथियम का एटम में 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। इसको चार्ज कैसे बनाएंगे? सपोज कीजिए कि मुझे Li प्लस करना है, ये इसको चार्ज कैसे बनाएंगे हम? चार्ज बॉडी कैसे बनेगी ये? तो या तो इस पर प्लस चार्ज केवल दिखे या तो निगेटिव चार्ज दिखे, दोनों ही केस में वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस। तो इसको चार्ज बनाने का तरीका ये है कि या तो इसमें तो भाई एक प्रोटॉन बढ़ा दो, आप एक प्रोटॉन बढ़ा दो तो क्या होगा, एक प्रोटॉन अगर बढ़ा देते हैं, कहीं से एक प्रोटॉन शिफ्ट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 4 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन दिस केस इस पर ये 3 3 कट हो गया, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो इस पर चार्ज हम बोलेंगे +1 यूनिट का चार्ज है। गॉट इट। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्रोटॉन था यहाँ पर इस केस में, ठीक है, इसमें मैंने शिफ्ट किया, अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं इसमें, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन वैसे ही रहेगा। सो इन दिस केस यू कैन सी डैट कि ये 3p 3e से कट जाएगा और एक e बचेगा, यानी कि इस पर चार्ज हो जाएगा -1 यूनिट। तो ये अनचार्ज बॉडी जो था चार्ज बॉडी हो गया। ठीक है, तो 2 तरीके हुए, या तो आप प्लस बढ़ा दो या तो माइनस बढ़ा दो। बट मैंने एक गलती की है यहाँ पे, वही गलती जो मैंने यहाँ पे किया था, जो बोला था मैंने। गलती क्या है कि आप प्रोटॉन नहीं डाल सकते बाहर से, आप प्रोटॉन नहीं डाल सकते बाहर से। जो भी चार्ज बनाना होगा ये जिम्मेदारी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये जिम्मेदारी है इलेक्ट्रॉन की। और मुझे याद है कि मेरे केमिस्ट्री के टीचर हैं एक्चुअली, और उन्होंने मुझे, जब मैं क्लास 11th में था, आई थिंक 2006 में, तो उन्होंने मुझे बताया था, सिखाया था, मुझे अभी तक याद है, और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया था उन्होंने, कि ये न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, और 3 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है बाहर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली, तो 3 ही मैं लेता हूँ इस केस के लिए। तो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, ये कैबिनेट, ये जो संसद हमारा पार्लियामेंट है उसमें बैठे हुए हैं, और ये आसपास गार्ड्स हैं। तो जो भी चेंज होगा ना वो गार्ड्स में होगा। कोई हमला होता है, कुछ होता है, तो पहले ये मरेंगे, मरे कटेंगे, ये इनको कुछ नहीं होगा, ये आराम से बैठे रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कुछ भी चेंज आना होगा इनके में होगा, इसमें 2 गार्ड्स बढ़ जाएंगे, 2 गार्ड्स कम हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह उस कॉन्सेप्ट से अगर रिलेट करें आप इसको, ठीक है, एनालॉजी लें अगर, तो आप पाएंगे कि जो भी चेंज करना होगा वो इलेक्ट्रॉन करेगा। जो भी चेंज करना होगा, एक न्यूट्रल एटम को पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बनाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, जो भी होगा। तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट इधर हुआ, ये तो ठीक है। प्रोटॉन का शिफ्ट अगर नहीं करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जैसे यहाँ +1 यूनिट आया, कैसे आएगा वो? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये -1 हो जाएगा। प्रोटॉन डालने को मैं मना कर रहा हूँ, प्रोटॉन आप डाल नहीं सकते हैं बाहर से, तो ये कैसे +1 होगा? तो एक तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन आप गायब कर दो, इलेक्ट्रॉन इसका निकाल लो। क्या हो गया इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको आप बाहर कर लो, निकाल लो। अगर आप निकाल लोगे तो क्या होगा, ये 3 प्रोटॉन रह जाएगा, 3 न्यूट्रॉन रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज कितना हुआ, +1 +1 +1, ये +0 0 0 -1 -1। ठीक है, देखिए फाइनल आंसर 1 आया, यानी कि टोटल चार्ज पे क्या हुआ, +1 हुआ। समझ में आ रही है बात? टोटल चार्ज हुआ +1। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बोला था कि प्रोटॉन का ट्रांसफर करके हम +1 करेंगे, ये नहीं होता है। आप जो भी करेंगे, छेड़छाड़ करना है आपको, इलेक्ट्रॉन करेगा वो। पॉजिटिव बनाना हो तो इलेक्ट्रॉन बनाएगा, नेगेटिव बनाना तो इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो इसका समरी क्या हुआ कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी दी गई है और उसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, और अगर कोई न्यूट्रल बॉडी दी गई है, पॉजिटिव बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी दी गई है, उसको अगर नेगेटिव बनाना है तो आप उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। समझ में आ रही है बात? तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, चलिए इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये प्लस 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 है, ठीक है, 6 प्लस है सपोज कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 4 प्लस लिया था, ठीक, 4 माइनस लिया था। अब क्या होगा, जब हम इसे करीब लाएंगे, दिस इज न्यूट्रल बॉडी
और दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। जब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, टच कर देंगे, ठीक है, जब टच करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज का मतलब पॉजिटिवली चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्लास 12 के, कंपटीशन में नहीं आएगा बट क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पॉजिटिवली चार्ज का मीनिंग क्या होता है? सो पॉजिटिवली चार्ज का मीनिंग होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिवली चार्ज का मीन्स, निगेटिवली चार्ज मीन्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब दो चार्ज आप लाते हैं पास में, दो चार्ज नहीं सॉरी, एक न्यूट्रल बॉडी या एक चार्ज बॉडी, तो वो अपने आप में शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग तब तक करेंगे जब तक उन पर चार्ज सेम ना हो जाए दोनों पे। मतलब कि ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये पॉजिटिवली है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से चार्ज का साझा करेंगे, चार्ज का कंट्रीब्यूशन करेंगे, बंटवारा करेंगे, तो वो बंटवारा तब तक चलेगा जब तक कि दोनों पर सेम चार्ज ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या था, +6 था, ओके, यहाँ पे क्या था, 0 था, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, प्लस 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 प्लस, यहाँ पर 4 प्लस था, यहाँ 4 माइनस है, ओके। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा एक, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस 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 सॉरी 6 प्लस था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इधर। अब इधर कितना बचेगा, इसको मैं अलग कर लेता हूँ थोड़ा, प्लस माइनस माइनस माइनस, गॉट इट। इस पे चार्ज कितना हुआ, इस पे चार्ज कितना हुआ, प्लस माइनस कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया, ये बचा कितना, +5। इस पे कितना बचा, +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, +1। अब क्या हुआ कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, ये था ही एक्चुअली पहले से, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, गॉट इट। और क्या होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा वापस, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से कम हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और, तो ये कट जाएंगे। अब क्या होगा, ये +4 हो जाएगा और ये +2 बचेगा, अभी बराबर नहीं है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और इधर ट्रांसफ़र होगा, ये इसको ख़त्म कर देगा। अब क्या बचेगा, इधर +3, इधर क्या बचेगा, +3, क्योंकि ये कैंसिल होगा, दोनों चार्ज बराबर हो गया। अब चार्ज में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, यहीं पे रुक जाएगा। सो वही मैं बता रहा था, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज जो होगा वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक की समरी क्या हुई 2 पॉइंट्स में, कि चार्ज जो है स्केलर है, मतलब दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए 0 ऑर्डर टेंसर, इसको बोल सकते हैं 0 ऑर्डर टेंसर। टेंसर क्या होता है मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं स्ट्रेस वगैरह बताऊंगा, स्ट्रेस स्ट्रेन, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। ये मैकेनिकल का टर्म है टेंसर, टेंसर क्वांटिटीज। एक्चुअली सारी क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, एक्चुअली सारी क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं 0 ऑर्डर टेंसर, और उसको स्केलर भी बोलते हैं, दूसरा नाम उसका स्केलर है। तो कोई भी 0 ऑर्डर टेंसर है उसको हम स्केलर बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट, मेरा कॉल आ रहा है, खैर। सेकेंड पॉइंट, वेक्टर। आपने वेक्टर सुना होगा, आपने वेक्टर सुना होगा। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, वेक्टर इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है। मतलब क्या, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जो भी वेक्टर आप पढ़ते हैं, एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अगर एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल इसका आप कुछ भी ले सकते हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, दिस ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज को हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर।
नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर टेंसर, सेकेंड ऑर्डर टेंसर। तो सेकेंड ऑर्डर टेंसर मैं इसका एग्जांपल दे दूं आपको, जहाँ पर एक से ज़्यादा डायरेक्शंस की जरूरत होती है, एक डायरेक्शन की बदौलत आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यू कांट एक्सप्लेन सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटीज जस्ट बाय डिस्क्राइबिंग वन डायरेक्शन। गॉट इट? एग्जाम्पल क्या होगा उसका? एग्जाम्पल होगा उसका प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर को अगर डीप में आप समझने जाएंगे तो दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर। ठीक है। और एग्जांपल क्या होगा? स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सभी क्या हैं? सेकेंड ऑर्डर टेंसर्स हैं। ये सब क्या है? सेकेंड ऑर्डर टेंसर्स हैं। तो चार्ज क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गई, दैट मीन जीरो ऑर्डर टेंसर, वो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। खैर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, चार्ज क्या है? ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज क्या है? ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर मतलब कि अगर कोई दो बॉडी है, जस्ट लाइक जैसे हीट होता है, हीट ट्रांसफर कैसे होता है? अगर दो बॉडी आपके पास है, एक चाय का कप आप लेके बैठते हैं, दैट मीन्स कोई चाय है जस्ट बॉयल करके लाया गया उसको, वो 100 डिग्री सी टेम्परेचर पर होगा या इससे ज़्यादा होगा, तो उसका जो टेम्परेचर है और जो आप रखेंगे बाहर वातावरण का जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस है। एक जहाँ आपने रखा है चाय की कप, मैंने अगर हाथ में रखी हुई है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री थी, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री थी, अभी काफ़ी गर्मी है तो 38-40 डिग्री सी होगा टेम्परेचर। ठीक है। तो उन दोनों के बीच डिफरेंस है, तो क्या होगा कि चाय का कप अपना हीट ट्रांसफर करेगा, सॉरी गलत है कहना, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर करेगा, अपना इंटरनल एनर्जी चाय का कप ट्रांसफर करेगा। किसको करेगा? वो ट्रांसफर करेगा वातावरण में, इन्वायरमेंट में, और इस तरह क्या होगा, वो अपना अपना इंटरनल एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, वाया हीट। ठीक है, हीट के थ्रू रिलीज करेगा और चाय का कप धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा ट्रांसफर? ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका वातावरण का टेम्परेचर, दैट मीन्स इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर और चाय के कप का टेम्परेचर दोनों सेम ना हो जाए। और हम कोशिश करते हैं कि चाय पूरी तरह ठंडी होने से पहले, मतलब कि वातावरण के टेम्परेचर पर आने के पहले हम चाय खत्म कर लें। तो उसी तरह दो बॉडी के बीच चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों सेम टेम्परेचर पर ना, सॉरी, दो चार्ज के बीच ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि वो दोनों में सेम चार्ज ना आ जाए। एक बॉडी अगर अनचार्ज है या ज़्यादा चार्ज है और एक बॉडी कम चार्ज है तो उन दोनों के बीच चार्ज का ट्रांसफर होगा, वो शेयरिंग करेंगे और ये शेयरिंग तब रुकेगा जब दोनों पर सेम चार्ज आ जाए, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर, मैंने यहाँ बताया आपको। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लें और देन मैं रब करता हूँ, फिर आगे मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। ओके, तो दो प्रॉपर्टी हमने देख ली, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी मैं नहीं बताऊंगा, उसको क्वेश्चन थ्रू करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि डज मास ऑफ ए बॉडी चेंज व्हेन इट बिकम्स चार्ज्ड। जब एक बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो क्या वो उसका मास चेंज होता है क्या? एक बॉडी है, न्यूट्रल है, उसको हमने चार्ज कर दिया, या एक चार्ज बॉडी है उसको हमने न्यूट्रल कर दिया किसी तरह से, तो क्या बॉडी का मास चेंज होगा? इज चार्ज एसोसिएटेड विथ मास? तो देखते हैं इसको, क्या लगता है आपको जो भी लगता है आप अपना आंसर कॉपी में लिख लें या कहीं नोट कर लें कि आप पलटे ना उससे। ठीक है, देखते हैं इसको क्या होता है। ये बॉडी एक, ठीक है, हमने फिर उसी तरफ +3 लिया, -3 लिया, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दें इसमें से, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। हमने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन चोरी कर लिया। दूसरा तरीका, एक इलेक्ट्रॉन डाल दें इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन कर दिया, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। सवाल ये है कि क्या जब बॉडी को हमने चार्ज किया
बाई, ये कैसे चार्ज किया हमने, इसको चार्ज करने के लिए क्या किया, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एडेड एन इलेक्ट्रॉन, इस केस में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ओके, तो सवाल ये है, ये चार्ज है, ओके चार्ज, तो सवाल ये है कि इस केस में या इस केस में जब बॉडी चार्ज हुई तो क्या मास का चेंज हुआ। सवाल मैं एक और बढ़ा देता हूँ, अगर मास का चेंज हुआ तो क्या, अगर इस बॉडी का मास m था, m1 था, और इसका मास m2 हुआ, अगर इसका मास m3 हुआ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, इज या करेक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, पहला m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, डैट मीन्स कि चार्ज का ट्रांसफर हुआ भैया, बट कोई मास में डिफरेंस नहीं आया, जो मास है वही है। m1 उससे छोटा। बताइए 6 केस में, 6 केसेस में कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि m3 सबसे बड़ा होगा, m3 इज ग्रेटर देन, m3 इज बिगेस्ट, लार्जेस्ट। ठीक है, m3 इज लार्जेस्ट, m2 इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ मास, और m1 इज समवॉट बिटवीन m2 एंड m3। ओके, तो इस तरह हो गया, m3 बड़ा है, उसके बाद m1, उसके बाद m2, और आंसर होगा आपका m3 इज ग्रेटर देन m1, m3 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, m3 इज ग्रेटर देन m1 एंड m1 इज ग्रेटर देन m2। कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे एक और ऑप्शन देना चाहिए था, सॉरी फॉर डैट। 7th ऑप्शन मैंने दिया होगा कहीं इसमें, m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड यहाँ पर मुझे लिखना, सॉरी, m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज लेस देन m3, m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड m1 इज लेस देन m3, मैंने दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। कैसे हुआ, कैसे मैंने किया इसको, अगर आप समझ गए हैं तो आप वीडियो 3 मिनट स्किप कर दें, अगर नहीं समझे तो यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कैसे कि जब मैंने इसको चार्ज किया, पॉजिटिवली चार्ज, हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक पार्टिकल निकाल लिया इसमें से, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और इलेक्ट्रॉन निकाला, सपोज कीजिए आपके जेब में कुछ पैसे थे, कुछ सिक्के थे, हमने कुछ पैसा निकाल लिया, तो कुछ पार्टिकल निकाला तो कुछ का मास होगा ना, कुछ तो मास निकाला उसमें से, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, डैट मीन्स कि हमने 9.1 इंटू 10⁻31 kg का मास निकाल लिया। ठीक है, तो पहले इस एटम में मास था, वो तो होगा ही, पहले इस एटम में मास था प्लस 3 प्रोटॉन्स का, 3 न्यूट्रॉन्स का और 3 इलेक्ट्रॉन्स का। अब जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एक इलेक्ट्रॉन घट गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मास की कमी आएगी इसमें, और इस केस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक पार्टिकल बढ़ा, तो उस मास, इसमें मास बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा। सो इसकी तुलना में इसमें कमी आएगी 9.1 इंटू 10⁻31 kg की, और इसकी तुलना में, हाँ, और इसकी तुलना में इसमें बढ़ोतरी होगी, ये बढ़ेगा मास कितने से, 9.1 इंटू 10⁻31 kg से। एक और सवाल, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस आएगा 18.2 इंटू 10⁻31 kg का। कैसे, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं इसकी तुलना में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का वेट होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, द मास will change during when a body, during मत लिखिए सर, when a body become charged। ठीक है, तो जब एक बॉडी चार्ज होती है तो उसका मास चेंज होता है। मास बढ़ता है कब, जब वो निगेटिवली चार्ज होती है,
ठीक है, जब वो निगेटिवली चार्ज होगी तो मास बढ़ जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज होगी तो मास घट जाएगा। गॉट इट। तो इसको आप लिख सकते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड विथ मास। जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा मास के साथ होगा, बट मास का ट्रांसफर वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मास का ट्रांसफर चार्ज के साथ नहीं होता है। गॉट इट। मास का ट्रांसफर चार्ज के साथ हमेशा नहीं होता है, कभी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मास का भी तो ट्रांसफर हुआ, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव किया है, इसने निकाला है, तो एक मास का भी तो ट्रांसफर हुआ है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि जब कभी भी आप मास का ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें चार्ज का ट्रांसफ़र होगा ही, ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमने देख ली। फोर्थ प्रॉपर्टीज, और फोर्थ प्रॉपर्टी इसका है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। और ये काफ़ी समझने वाला टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपके एससीओ के बुक में, एक्चुअली हमारे एससीओ के बुक में ये पॉइंट मेंशन किया गया है और इसको उन्होंने डील भी किया है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ यू कैन से चार्ज इज क्वांटाइज्ड, या इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग यह है कि चार्ज जो भी होगा, ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन करना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो भी चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो हमेशा Ne के फॉर्म में होगा। Ne वेयर E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और N इंटीजर है। N एक इंटीजर है। गॉट इट। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई चार्ज का ट्रांसफ़र होगा वो E का मल्टीपल होगा। Whenever a charge transfer takes place, it will always a multiple of E. That means charge on electron. समझते हैं इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। अभी हम लोग इंडिया में, ठीक है, इन इंडिया जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी है जो हम लोग यूज करते हैं, जो आज के डेट में प्रचलन में है, ठीक है, वो है 1 रुपी। 1 रुपी जब मैं पढ़ा करता था तो उस समय जब मैं क्लास 12 में था 50 पैसा भी चलता था। खैर, तो 1 रुपी, तो इंडिया में 1 रुपी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी है। ठीक है, INR, इंडियन रुपीज। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। तो जब भी कोई किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा, अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने पे तो आप डिफरेंट अमाउंट भी कर सकते हैं। अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं, सपोज कीजिए कि यह एक बंदा है A और यह एक बंदा है B। ठीक है, इन भाई साहब को, इनको कुछ पैसे देने हैं। A को पैसा देना है B को। कितना पैसा देना है? कुछ भी आप दे दीजिए, वो 1 रुपये दे सकता है, 2 रुपये दे सकता है, 10 रुपये दे सकता है, 50 रुपये दे सकता है, 500 दे सकता है, 1000 दे सकता है, 5000 दे सकता है, 50,000 दे सकता है, 5 लाख दे सकता है, 15 लाख दे सकता है। ठीक है, 15 लाख आने वाले थे, हमारे अकाउंट में नहीं आया। खैर, तो ये ए जो भी पैसा देगा उसको आप देखेंगे, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो, 5000 हो, 2 हो, 1 हो। स्मॉलेस्ट कितना दे सकता है? 1 रुपये। हाईएस्ट कितना दे सकता है? कितना भी दे सकता है, आप जितना मन करे उसके पास पैसा है, जितना उसकी मर्जी, ए की मर्जी या बी की ताकत। अगर वो फिरौती मांग रहा हो तो बी में अगर दम है, जितना ए से निकलवा ले। खैर, तो आप देखेंगे कि जितना भी पैसा ए बी को दे, या बी ए को दे, या आप किसी को दे, या मैं किसी को दूं, या मुझे कोई दे, हर केस में वो पैसा मल्टीपल होगा 1 का। कोई किसी को इन कैश 504 रुपये 50 पैसा नहीं देगा। 504 रुपये 50 पैसा किसी को कोई नहीं देगा, या तो देगा 504 या तो 505। आप अगर मॉल जाते हैं, गॉट इट, या आप मॉल ना जाकर कोई सब्जी मार्केट भी जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं आप, अगर आपकी बिलिंग होती है 20 रुपीज़ 20 पैसा, तो आप 20 रुपीज़ पे करते हैं, ना कि 20 रुपीज़ 20 पैसा। ठीक है, अगर आप मॉल जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं, ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं खरीदने, ठीक है,
उसमें जो अगर अमाउंट होता है, जो भी अमाउंट बनता है, अगर वो पैसे में आता है तो उसको नेक्स्ट इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अगर आपको बिल बनता है 504 रुपी 80 पैसा तो आप पे करते हैं 505 रुपीज़, ठीक है। आप 504 रुपये 80 पैसा नहीं पे करते हैं। तो जो भी हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को बाय कैश, वो हमेशा 1 का मल्टीपल होता है। इन सेम वे जब भी कोई चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे, अब मैंने बताया कि चार्ज का ट्रांसफ़र का एक ही तरीका है, या तो आप इलेक्ट्रॉन जोड़ो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो। चार्ज का ट्रांसफ़र का एक ही तरीका है, या तो आप इलेक्ट्रॉन जोड़ो या तो इलेक्ट्रॉन निकालो, कोई और तरीका नहीं है। और एक इलेक्ट्रॉन पे तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो या एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो अगर इसको चार्ज बनाना है तो सबसे छोटा चार्ज क्या कर सकता है, हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। सबसे छोटा से यही कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें अगर पॉजिटिव बनाना है तो। और सबसे छोटा नेगेटिवली चार्ज क्या होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। आप एक की जगह 2 भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया भी था, मैंने रब कर दिया है। तो मैंने किया भी था, आपने देखा था, मैंने बारी बारी से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, ठीक है, इधर से ट्रांसफ़र किया था। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, 3 इलेक्ट्रॉन निकालें, 4 इलेक्ट्रॉन निकालें, 50 निकालें, 5,000 निकालें, 5 करोड़ निकालें, डजेंट मैटर। आप हर बार इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका मल्टीपल निकालेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6, क्या हो रहा है यार, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हर बार चार्ज जो होगा, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो इसका मल्टीपल होगा। डेट मीन्स इसको हमने -1 यूनिट भी माना था, इसको मैंने माना था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को, ये माइनस में है, -1 यूनिट। यानी कि हर बार जो भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो ऑलवेज मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मतलब इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक, ठीक है। तो वो हमेशा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का, वेयर ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज -1 यूनिट, दैट मीन्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी का ये मतलब है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक बॉडी पे +5 चार्ज है, +5 का चार्ज है, तो कैसे हुआ है वो चार्ज, यानी कि उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हुई है, ठीक है। इफ ए बॉडी shows +5 यूनिट ऑफ चार्ज, दैट मीन्स इट हैज द डिफिशियंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, someone has removed 5 electrons from that body, got it। तो उस पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, सो वो +5 यूनिट शो कर रहा है। उसमें कितना मास ट्रांसफ़र हुआ उस केस में, ऐसे केस में जब 5 इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg टाइम्स 5, ठीक है। और चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ है, तो आप कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब निकले हैं तो 5 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डेट मीन्स -8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज के क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि चार्ज जब भी होगा ट्रांसफ़र होगा, वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ट्रांसफ़र होगा। 1 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है, 5 ई हो सकता है, 50 ई हो सकता है, 500 ई हो सकता है। जब भी होगा ई का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, उसके पहले इंटीजर आ जाएगा, गॉट इट। तो इसको आप नोट करें, और ज़्यादा कुछ नोट करने लायक है नहीं, बस आप ये पॉइंट नोट कर लें कि जब भी पॉजिटिवली चार्ज होता है उसमें मास का कमी आ जाता है, नेगेटिवली चार्ज होता है तो मास की बढ़ोतरी होती है, और ये प्रॉपर्टी नोट कर लें। देन मैं रब करता हूँ, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो हमने 4 प्रॉपर्टी देख ली कि चार्ज इज स्केलर और ये कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफ़र किया जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, कि जब भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा उसके साथ मास का भी ट्रांसफ़र होगा, एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। और फोर्थ प्रॉपर्टी कि चार्ज इज क्वांटाइज, इसका मतलब ये कि चार्ज जब भी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल का चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। डैट मीन्स कि ये +- ई हो सकता है, +- 2 ई हो सकता है,
+-3 हो सकता है, बट ये प्लस माइनस या +2/3 नहीं हो सकता, -2/3 या -3/4 नहीं हो सकता। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यह है चार्ज की कि ये कंजर्व्ड होता है, चार्ज इज ठीक है। लेट मी मोर प्रिसाइज, नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसका मतलब ये है कि जब भी वेन एवर ए चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, वेन एवर ए चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जब भी कोई चार्ज ट्रांसफर होगा, वेन नेट चार्ज ऑन बॉडी ऑन आइसोलेटेड सिस्टम या बॉडी, जो भी आप बॉडी सिस्टम ले रहे हैं, डज नॉट चेंज। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक चार्ज क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब यह है, और एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड एसईओ में, एसईओ में बुक आप पढ़ेंगे तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव 2 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 2 में मोर देन 1 जिसमें सही होता है, उसमें क्वेश्चन है, और वो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। चूज, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन है एसईओ में चैप्टर 29 ऑब्जेक्टिव 2 का, और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सेकंड ऑप्शन है कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन है कि द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और फोर्थ ऑप्शन है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसमें से क्या सही होगा? और जब ऑब्जेक्टिव 2 आप एसईओ के चैप्टर्स का करेंगे, किसी भी चैप्टर का, तो उसमें मोर देन 1 आंसर सही हो सकते हैं, हो सकता है कोई भी आंसर सही ना हो। ठीक है, तो बिफोर यू टेक थिंक ट्वाइस। चलिए तो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्स का मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ये पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स में हमारा कहीं ये अर्थ होगा, कहीं सन है, और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं। ठीक है, खैर उनकी बात नहीं करनी है। तो ऐसा हम जानते हैं कि जितने अर्थ पर नहीं, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल हैं। अगर न्यूट्रल नहीं होती तो प्लस माइनस टकरा कर सब कुछ खत्म हो जाता। तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ही चार्ज हैं। ठीक, इसीलिए पूरे यूनिवर्स पर ग्रेविटेशनल लॉ का राज है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का राज है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स का नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत 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 बड़ा है, 10⁻42 टाइम्स बड़ा है ये। ठीक है, और 10⁻42 टाइम्स बड़ा होने के बावजूद भी हमारा जो यूनिवर्स है वो गवर्न होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ना कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स तभी रोल में आता है जब इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच एनेबल्स ए बॉडी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है वो। गॉट इट? तो हमारे यूनिवर्स का बहुत बड़ा हिस्सा या लगभग सारा हिस्सा ही न्यूट्रल है, और कुछ ही पार्टिकल्स हैं जो चार्ज हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में कुछ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स हैं, और हमने मान लिया कि उसमें माइनस पार्टिकल्स जो है माइनस ई, एक्चुअली मैं माइनस लेता हूँ केवल, वो ज़्यादा आसान होगा समझने के लिए। माइनस 5 माइनस है और 6 प्लस है। चलिए 7 माइनस है और 6 प्लस है, और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन मान लीजिए, बाकी सब तो न्यूट्रल ही है कम्प्लीटली। ठीक, तो ये यूनिवर्स की इनिशियल स्टेज है मैंने माना इनिशियली। गॉट इट? इनिशियली आप मन करें तो न्यूट्रॉन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए मैंने कुछ न्यूट्रॉन्स भी ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। तो हमारे यूनिवर्स में हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, मैंने 20 पार्टिकल्स लिए हैं, आप जितना मन करें उतना लें, आप 20,000 लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो मैंने माना कि इनिशियली पूरे यूनिवर्स में, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड का मतलब कि उसमें कोई छेड़छाड़ बाहर से नहीं होगी। आइसोलेटेड सिस्टम डजंट अलाउ टू मेक एनी डिफरेंस फ्रॉम आउटसाइड, जो भी करना है अंदर करो। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्स हो गया, उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए 20। तो लिखेंगे आप यहाँ पे, ये इवैपोरेट हो जाता है, थोड़ी देर को खुला रखो। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 20 हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 20। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स 336। टोटल नंबर, टोटल क्या पूछा गया यहाँ पे, टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 3 × 3 6। टोटल निगेटिव चार्ज, टोटल निगेटिव चार्ज है 3 3 6 7। टोटल न्यूट्रल चार्ज, एक्चुअली चार्ज ही नहीं होगा वो, न्यूट्रल, खैर कितना है ये, सॉरी 3 3 6 7। गॉट इट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 20, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स 6, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स 7 एंड टोटल ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स आर आल्सो 7। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हम जानते हैं कि जब प्लस माइनस एक साथ आता है तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, वो एक दूसरे को ख़त्म कर लेते हैं। तो फाइनल क्या होगा, फाइनली ये इनिशियल कंडीशन थी, फाइनल क्या होगा, मैं छोटा कर लेता हूँ उसको थोड़ा सा। ये प्लस एक दूसरे को ख़त्म कर लेगा, ये प्लस इसको ख़त्म कर लेगा। ठीक है, बचेगा क्या, एक माइनस पार्टिकल, और ये 7। एक्चुअली थोड़ा सा और डीप अगर जाता हूँ मैं, डीप जाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस आप जानते हैं अगर मिलेगा ये तो न्यूट्रॉन बन जाता है। ठीक है, प्लस माइनस मिलेगा तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स कितने हो गए, न्यूट्रल पार्टिकल्स कितने बन गए, ये प्लस माइनस मिला, न्यूट्रल पार्टिकल बन गया एक। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स बढ़ गए कितने से, 6 से। ये 6 6 कंबाइन हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, तो 7 पार्टिकल्स आ गए और एक निगेटिव पार्टिकल्स बचा। ठीक है, इसको मैं ई लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। गॉट इट। अब देखिए फाइनली क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बचे हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनिशियली पार्टिकल्स कितने थे, इनिशियली यू हैव पार्टिकल्स 20, you have 20 particles, you had 20 particles, finally now you have, भूल गया मैं, 14 या 13 या 14 पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, कहना गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, इज इट, नो। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पहले कितने थे, 7 थे, अभी कितना है, 1 है, ये भी गलत हो गया। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ, सॉरी पार्टिकल्स नहीं था यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज था, टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज कितना है अभी, -1। टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज 1 है। ठीक है, पहले कितना था, 6 था, तो ऐसे भी गलत होगा। टोटल नंबर ऑफ, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज पहले कितना था, 6 था, अभी कितना है, 0 है, ये भी गलत हो गया। अब आते हैं, क्या टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो पहले टोटल चार्ज कितना था काउंट करते हैं, तो 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e, तो -7 यूनिट, -7 यूनिट। ठीक है, यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 यूनिट एंड दिस इज 0 यूनिट। फाइनली क्या था, -1 यूनिट था। ठीक, अभी कितना है फाइनली, ये सब तो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, -1 यूनिट है, ई मतलब माइनस, so -1 unit. Now you can see that after all this charge transfer, if you are taking an isolated system, you will find that whatever the reaction takes place inside the isolated system, the total charge in this isolated system is constant. और यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व नहीं है।
रिमेंबर चार्ज इज कंजर्व नॉट द चार्ज पार्टिकल्स। सो चार्ज इज कंजर्व, इसका मतलब ये द नेट चार्ज, आप चेंज इसके ना पढ़ लें, चार्ज नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज फिक्स्ड। आपने देखा कि वहाँ -1 पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स फिक्स नहीं है, चार्ज फिक्स है। वेन एवर ए चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस द नेट चार्ज, यहाँ पे होगा इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज। नेट चार्ज पहले भी वही था, अभी वही है, तो इसको नोट करें। देन मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। सपोज एक चार्ज है, उसको मैंने स्थिर रखा हुआ है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 है, और उसको मैं फेंक दिया अगर, तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 कूलम था तो वहाँ जाकर -2 कूलम हो जाएगा या 5 कूलम हो जाएगा या समथिंग, कुछ भी चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, नथिंग, ठीक है। सो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है इसी चीज़ को, और वो क्या है कि हम जानते हैं कि ये एटम है, अगर ये इसको एटम मान लें तो बीच में न्यूक्लियस है, इसके बीच में प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं, ठीक है, इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं। प्रोटॉन उसी के अंदर रहते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर, उनको इतने मूवमेंट की आज़ादी नहीं दी गई है कि वो मूवमेंट कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज मच 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 मोर वेलोसिटी देन द प्रोटॉन्स। और आप देखेंगे कि दोनों पर चार्ज सेम है, बस नेचर अलग है। दोनों पे ही एक यूनिट का चार्ज है, बस एक को नेगेटिव बोला गया, एक को पॉजिटिव बोला गया। अगर चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड करता तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कुछ और होना चाहिए था रेदर देन द प्रोटॉन, या ज़्यादा होना चाहिए था या कम होना चाहिए था, बिकॉज दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। बट ना ये ज़्यादा है ना ये कम है, इससे साबित होता है कि चार्ज डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, दैट मीन्स चार्ज इज इनवेरिएंट। गॉट इट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग एक टॉपिक में देखेंगे, आई थिंक जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ के बाद। वो 7 या 8 लेक्चर्स में आपको मिलेगा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 3 है, वो 6 या 7 या 8 में किसी लेक्चर्स में होगा। सो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट में होता है, सपोज ये प्लस चार्ज है, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, एक फील्ड बनाता है। हर एक गुंडे का अपना एरिया होता है ना, हर एक का अपना एरिया होता है। जो आपका किसी झगड़ा होता है बोलते हो साले तुम अपने एरिया में हो तो बात कर रहे हो, मेरे एरिया में मिलियो, बोलते हैं। उसी तरह ये प्लस चार्ज बोलता है कि मेरा एरिया है, मेरा फील्ड है, मेरे फील्ड में औकात है तो मार के भगाऊंगा, और यही करता भी है। जैसे ही इस फील्ड में ये चार्ज एक फील्ड बनाता है, और जैसे ही इस फील्ड में अगर आप किसी प्लस को लाते हैं जो उसी की तरफ बनना चाहता है, उसको मार के भगाता है, दूर भगाता है। प्लस प्लस रिपेल्स ईच अदर, प्लस चार्ज रिपेल्स अनदर प्लस चार्ज। और कोई नेगेटिव चार्ज आता है जो कि उसका दोस्त है, उसको बुला लेता है, उसको एम्ब्रेस करता है, बुलाता है, ठीक है। तो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज पर फोर्स लगाता है, और वो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसके बारे में हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ेंगे कितना होता है वो। एनीवेज, इसका एक और पार्ट है, दिस इज पार्ट ए, ठीक। नेक्स्ट पार्ट इसका है कि व्हेन चार्ज, आप बोलेंगे कि जब रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो क्या ये मोशन में होता है? व्हेन चार्ज है सम वेलोसिटी, तो क्या कुछ और करता है क्या? यस, इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज जो है मैग्नेटिक, जब चार्ज के पास वेलोसिटी होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बोलूँ, ऐसा ही फील्ड होता है वो भी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आई थिंक बहुत आगे है वो तो, खैर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो एक चार्ज के पास अगर वेलोसिटी आती है, मतलब मैंने इस चार्ज को फेंक दिया, अगर ऐसे सपोज दिस इज चार्ज, अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, अगर मैं इसको फेंक देता हूँ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, साथ साथ इलेक्ट्रिक तो करेगा ही, मैग्नेटिक भी करेगा। ठीक है, यहाँ दो फील्ड बन जाएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको जानकारी के लिए कि ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। अब वेक्टर चैप्टर में ऐसे मैंने क्वेश्चन भी दिया है कि सपोज देयर इज अ फोर्स F और ये दो फोर्स होगा V क्रॉस B। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। E represents the electric field, B represents the magnetic field, and in this formula you can see that कि अगर आप V0 करते हैं, V is the velocity of the charge, अगर किसी चार्ज को आप थ्रो करते हैं या उसकी मूवमेंट है उसमें कुछ, तो यहाँ पे V है वही V यहाँ पर है। तो अगर वो रुका हुआ है, अगर वो चार्ज रुका हुआ है तो आप देख सकते हैं कि V0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 होगा, और F इक्वल टू केवल QE बचेगा। डैट मीन्स केवल इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वही मैंने बताया कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन चार्ज हैज सम वेलोसिटी इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब चार्ज के बाद वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा ही, साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जितनी भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। एक और चीज़ इसी में से आपको मिलेगा जिसको एससीओ मैंने पूछा है, एक्चुअली ये वेक्टर का क्वेश्चन है तो इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कब ये फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको V को किस डायरेक्शन में अगर हम फेंकें और कितने स्पीड से फेंकें कि यह फोर्स एक दूसरे को निगेटिव चला जाए और ये 0 हो जाए। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं थोड़ा सा का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि with what speed in what direction you will throw a charge of Q that the effect of electric field and magnetic field will cancel out, the effect of electric force and magnetic force will cancel out। ठीक है, और ये फोर्स 0 हो जाए वो आप मुझे बताएंगे। फिलहाल मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। यहाँ से एक और चीज़ बात निकल के आती है कि ये जो E होता है, ये जो QE है इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर इसको मैं बोलूँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक और इसको बोलूँ मैं फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, तो ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर होता है फोर्स ऑफ मैग्नेटिक के, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स के। कैसे होगा तो आप देख सकते हैं, अगर E का डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस में मान लें, अगर E का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में मान लें हम, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो अगर हम E का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में मान लें, गॉट इट, तो और V का डायरेक्शन कुछ भी आप माने, V क्रॉस B, ठीक है, V क्रॉस B, V का डायरेक्शन कुछ भी मानिए आप, नो नॉट मैटर्स। और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कुछ। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं जो मैंने क्वेश्चन दिया कि V का कौन सा डायरेक्शन रखेंगे और क्या स्पीड रहेगी उसकी कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले, तो आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को परपेंडिकुलर मान लें, ठीक है, तो V और B, V क्रॉस B क्या होगा, V क्रॉस B क्या होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप करते हैं, तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि अगर आप A क्रॉस B करते हैं और अगर C कुछ मिलता है तो C विल परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। इवन एक और चीज़ इसमें ऐड करता हूँ मैं, C इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। A और B जिस प्लेन में है वो A और B का जो प्लेन बनेगा, जो वेक्टर का प्लेन बनेगा, उस प्लेन में किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप खींचते हैं उसका परपेंडिकुलर होगा ये C वेक्टर। ठीक है, सो C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A, परपेंडिकुलर टू B, परपेंडिकुलर टू बोथ A प्लस B, A माइनस B, या कुछ भी आप करते हैं 2A प्लस 3B, 5A प्लस 6B, 5A माइनस 3B, उस A और B प्लेन से, इस A और B से जो प्लेन बनेगा हमेशा C जो है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो
एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फोर्स के। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फोर्स के जनरल केस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ चार्ज इज इन मोशन। सो ए चार्ज प्रोड्यूसेस electric field when it is at rest. A charge produces also the magnetic field when it has some motion or it is moving with some constant velocity। फिर मैंने यूज किया constant velocity। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर some velocity, constant velocity एक्चुअली। ठीक, तो अगला सवाल ये आएगा कि अगर constant velocity ना हो, कुछ एक्सेलरेशन आ जाए। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ए बॉडी विल रिमेन इन इट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अंटिल इट इज एक्सपेल्ड बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। जब भी आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी अवस्था चेंज होगी। वो अवस्था या तो रेस्ट की हो सकती है या किसी वेलोसिटी से वो जा रहा हो वो अवस्था हो सकती है। तो किसी भी बॉडी की अवस्था चेंज करने के लिए वेदर इट इज in the state of rest or in motion you need a force produces acceleration and this acceleration, ठीक है, and this acceleration is defined as rate of change of velocity with time। तो जब भी velocity change होगी acceleration आएगा। तो जब एक चार्ज एक्सेलरेट होगा, अगर एक चार्ज एक्सेलरेट होता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, साथ साथ वो एक और चीज़ करेगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। यानी कि इसका सी पार्ट, यानी कि जब एक चार्ज एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, ये मैक्सवेल का लॉ है, इसके बारे में मैं एक और बात बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात, मजा आएगा उसमें। खैर, व्हेन ए चार्ज एक्सेलरेट्स इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड साथ वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ठीक है, वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक है, तो चार्ज जब रेस्ट में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज मोशन में होगा विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा यानी कि उसकी वेलोसिटी हर पल चेंज होगी तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही, साथ वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। और अगर आपने क्लास 11 अच्छे से पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा तो आपने रदरफोर्ड मॉडल सुना होगा। रदरफोर्ड मॉडल, यस, रदरफोर्ड मॉडल में क्या बोला गया था? रदरफोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन रहते हैं। रदरफोर्ड ने खोजा था न्यूक्लियस को, उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन रहते हैं। उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उन्होंने केवल प्रोटॉन बोला था। तो न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला था कि ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, क्या करता है, उन्होंने बोला बस चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अब इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ डिस्कस करता हूँ। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एटम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अगर ये, ठीक है, और आपको पता है कि ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन करने के लिए यू नीड अ फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, और ये फोर्स कुछ भी हो सकता है। ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। हमारा अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये कौन प्रोवाइड करता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। इन सेम वे यहाँ पर अगर ये मोशन कर रहा है यहाँ पर, तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ प्रोटॉन है, क्योंकि यहाँ चार्ज है, यहाँ सारे प्रोटॉन बीच में होंगे न्यूक्लियस में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोर्स लगता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, प्लस माइनस खींचेगा एक दूसरे को। तो ये एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, हमेशा। और बिकॉज ऑफ दिस सेंटर सीकिंग फोर्स ये घूमता है। तो यहाँ तक ये बात हुई। मैं बताना क्या चाहता हूँ ये तो आप पहले से जानते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऐसे ऐसे, इस पर एक फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स।
वो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहाँ पर फोर्स है यानी कि एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स है यानी कि एक्सेलरेशन आएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? इफ देयर इज ए फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m देन देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। क्या होगा एक्सेलरेशन? वो एक्सेलरेशन होगा a इक्वल्स f बाई m। f is the force, m is the mass, then acceleration produced will be force by m। यानी कि अगर कोई बॉडी पर f फोर्स लग रहा है जो कि मास m का है, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ दैट फोर्स। और वो एक्सेलरेशन जो होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा f बाई m। ठीक है, तो यहाँ भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो मैंने बताया कि एनर्जी रेडिएट होगा। एनर्जी रेडिएट होगा मतलब एनर्जी निकलेगा उसमें से, और अगर एनर्जी निकलेगा तो क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होता जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होता जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा? मैं कहाँ लिखूँ इसको? यहाँ पर दिखाता हूँ कि पहले वो ऐसे पाथ पर चक्कर लगा रहा था, फिर वो पाथ छोटा होता जाएगा, एनर्जी रेडिएट होती जाएगी और फाइनली वो जाकर न्यूक्लियस में समा जाएगा, न्यूक्लियस में जाकर मिल जाएगा, न्यूक्लियस से अब विस्फोट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो जाना चाहिए एक्चुअली अगर रदरफोर्ड की थ्योरी सही होती तो। और इस आधार पर रदरफोर्ड की थ्योरी को गलत कर दिया गया। मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार इफ अ चार्ज बॉडी एक्सेलरेट्स इट विल रेडिएट एनर्जी। मैक्सवेल कहते हैं कि अगर कोई चार्ज बॉडी अगर उस एक्सेलरेट कर रही है तो वो क्या करेगी? एनर्जी रेडिएट करेगी, एनर्जी उसमें से लूज करेगी वो। और अगर वो एनर्जी लूज करेगी तो उनके अनुसार, अगर इस थ्योरी को सही माने तो उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं mv²/r। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v²/r। ठीक है, ऐसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इट विल रेडिएट एनर्जी एंड लूज एनर्जी इन एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो एनर्जी लूज करेगा और इस तरह वो खत्म हो जाएगा। और साइंटिस्ट का मानना था कि ये होने में मात्र 10⁻11 सेकेंड लगेगा, मात्र 10⁻11 सेकेंड लगेगा। इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 10⁻11 सेकेंड में यह जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था वो समा जाएगा न्यूक्लियस में और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट हमारा यूनिवर्स अभी तक चल रहा है, हमारा सारा सिस्टम अभी तक चल रहा है, यानी कि ये थ्योरी गलत है, रदरफोर्ड की थ्योरी को नकार दिया गया। ठीक है, तो एक और सवाल मैं करता हूँ आपसे, वो आप मुझे जवाब देंगे। इस सवाल के लिए मैं परेशान भी हुआ था जब मैंने रदरफोर्ड को बहुत बारीकी से पढ़ा था, रदरफोर्ड के उसको, कि जब बोर्ड ने थ्योरी दी, बोर्ड ने क्या बोला कि एक डिफरेंट ऑर्बिट में घूमेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑर्बिट में घूमेगा वो ये क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट है तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो फिर वो इस लॉ के अनुसार एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए उसकी, और उसको भी जाकर समा जाना चाहिए कहाँ पर? न्यूक्लियस में। ठीक है, बट बोर्ड के साथ इस बोर्ड की थ्योरी को इस आधार पर नहीं काटा गया। क्यों नहीं काटा गया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं जानना चाहूँगा कि इसका क्या जवाब देते हैं कि रदरफोर्ड की थ्योरी को गलत कर दिया गया। रदरफोर्ड को बोला गया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो आप बोल रहे हैं घूमेगा तो धीरे धीरे वो एनर्जी लूज करेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देयर इज एन एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द सेंटर सीकिंग फोर्स, और इस एक्सेलरेशन की वजह से वो एनर्जी रेडिएट करेगा। मैक्सवेल का लॉ था ये, और वो समा जाएगा इधर। उसी तरह बोर्ड ने भी बोला है कि एक फिक्स ऑर्बिट में वो घूमते रहेंगे। ठीक है, वो फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। फिक्स क्यों रहेगा उसका ऑर्बिट? क्यों वो ऑर्बिट छोटा नहीं होगा जैसे इनका ऑर्बिट छोटा हुआ? इसका जवाब मुझे आप दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको क्या क्या बताया कि चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट इज जीरो ऑर्डर टेंसर। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, एक बॉडी से एक दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी एक बॉडी में दो बॉडी आप रखते हैं टच करके, तो ऐसे बिना टच किए भी चार्ज ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन में, उसको इंडक्शन बोलते हैं। फिलहाल टच करके ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी दो बॉडी है और उसके बीच अगर चार्ज है, जो एक बॉडी चार्ज है या एक दूसरी बॉडी, एक बॉडी चार्ज है या
एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है, या एक बॉडी पे ज़्यादा चार्ज है, एक बॉडी पे कम चार्ज है, तो उनके बीच चार्ज का साझा होगा, चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा, और वो चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों पर चार्ज सेम ना हो जाए। नेक्स्ट मैंने बताया कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। जब भी आप चार्ज का ट्रांसफर करेंगे मास का भी ट्रांसफर होगा साथ साथ, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा तो वो साथ साथ मास को भी ले जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब कि जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है तो वो चार्ज का ट्रांसफर हमेशा ई का मल्टीपल होगा, यानी कि +-1 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है। वो कभी भी 2/3 नहीं होगा, -2/3 नहीं होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं जानकारी के लिए आपको यहाँ पर, कि जो प्रोटॉन है वो और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, वो भी और भी छोटे पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वार्क। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बना होता है, एक प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर बना होता है, एक न्यूट्रॉन भी कुछ क्वार्क से मिलकर बना होता है। कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप जानते हैं इसको भी आप मुझे बताएं। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं या यूनिवर्स लेते हैं, उस पर जितने चार्ज हैं वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, बट नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज फिक्स, कंजर्व्ड। बिल्कुल इसी तरह पूरे यूनिवर्स का पैसा फिक्स है। ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड जब उसको नोटों को जब छपाई नहीं हो रही है उनके, ठीक है, जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर सारा पैसा फिक्स है। मेरे से पास पैसा कुछ किसी और के पास जाएगा, उसके पास से किसी और के पास जाएगा, बट टोटल पैसा अगर काउंट किया जाए पूरे सभी का, ठीक है, तो वो फिक्स होगा। गॉट इट? नेक्स्ट मैंने बताया कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के साथ चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है। और इसका एग्जांपल के मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी होती है देन द प्रोटॉन, और अगर ये चार्ज डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है और प्रोटॉन के पास जो चार्ज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज उतना ही होता है जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है, बस उनका नेचर ही चेंज होता है, अलग होता है। लास्ट मैंने बताया कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब वो मोशन में होता है विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। और जब वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, ठीक है, जब वो एक्सेलरेट कर रहा होता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ साथ वो एनर्जी भी रेडिएट करता है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया, मैंने बताया आपको कि रदरफोर्ड की थ्योरी इसी आधार पर गलत साबित की गई थी, क्योंकि इस लॉ के अनुसार जब एक चार्ज एक्सेलरेशन करेगा और बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ये घूमता है, ठीक है, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो वो रेडिएट करेगा एनर्जी, और ये रेडिएट करके धीरे धीरे इसका जो है ऑर्बिट कम होता जाएगा, और मात्र 10⁻⁻11 सेकेंड, बहुत ही छोटा सेकेंड है, एक सेकेंड का अरबवां हिस्सा, खरबवां हिस्सा, ठीक है, इट इज आई थिंक 10,000 मिलियंथ पार्ट ऑफ द 1 सेकेंड, इतने कम टाइम में वो जाकर समा जाएगा न्यूक्लियस में और सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए रदरफोर्ड की थ्योरी गलत की गई। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया कि आप मुझे बताएं कि बोर की थ्योरी इस आधार पर क्यों नहीं गलत की गई। बोर भी तो बोले कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है अगर तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा ही, ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा तो ये एक्सेलरेशन की वजह से रेडिएट करना चाहिए एनर्जी, और बोर की थ्योरी इस आधार पर गलत साबित क्यों नहीं हुई, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, और इसको आप रिवाइज कर लेंगे, और इसमें जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है ये सारा एक जगह है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, टेक केयर।